So, welcome, Shivani. Thank you for coming to the lecture. And we had stopped at Hridya last time. So, Hridya का मतलब हृदय का रक्षण करने वाला, हृदय की शक्ति बढ़ाने वाला या हृदय रोग में जो उपयोगी है वो. How it will act? It will regulate the heart pumping, or it will strengthen the heart muscles, improves conduction of the heart, and works in fibrillation, murmurs, and other heart diseases which relate to the function of the heart. which relate to the function of the heart. तो इसमें हमने देखा कि आम्र आम्रातक लिकुच करमर्द वृक्षाम्ल आम्लवेतस कुवल बदर दाढ़ी मातुलुंग, ये 10 चीजें हैं. आम्रातक मतलब अंबाड़ी, जो स्कूल के बाहर चार ऐसे चार स्वर्ड के जैसे मिलता है, चार उसको डिफरेंट साइड्स होते हैं. उसके बाद करमर्द, वृक्षाम्ल, वृक्षाम्ल मतलब इमली, करमर्द मतलब करंज, कुवल मतलब बड़ा बेर, बदर मतलब छोटा बेर, और मातुलुंग मतलब बिजोरा नींबू या बड़ा नींबू. तो अगर देखा जाए तो ये सब जो भी चीजें हैं ये आम्ल रसात्मक है, और आम्ल रस ये हृदय है. ये हमने ऑलरेडी रस वाले अध्याय में पढ़ा हुआ था. तो उसके बाद चलते हैं तृप्तिग्न. अब तृप्ति क्या होती है? तृप्ति का मतलब जब बिल्कुल भी खाना और नहीं खाया जाए, खाना खाने की इच्छा नहीं होना, इस तृप्ति. नाउ तृप्ति में अब अगर मैंने पेट भर के खाना खा लिया तो मैं तृप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है. तो ये तृप्ति जो है ये खाने के टाइम पे होती है, लेकिन बिना खाना खाए होती है. खाना बिल्कुल भी नहीं गया है, खाना खा के, पुराना खाना खा के 3 से 6 घंटे हो गए हैं और फिर भी खाना खाने की इच्छा नहीं होना, ये तृप्ति रोग का द्योतक है. मतलब तृप्ति इज व्हेन देयर इज टाइम फॉर फूड, हाउएवर यू आर नॉट हंग्री एट ऑल, यू आर फुल. तो ऐसे टाइम पे खाना खाना नहीं या खाना नहीं जाता है तो उसको तृप्ति कहते हैं. तृप्ति होने की वजह क्या है? तृप्ति होने की वजह यह है कि कफ बढ़ जाने से, पेट में कफ का उत्क्लेश होने से आमाशय जो है वो कफ से भरा भरा रहता है, या आमाशय में अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं पाता. इवन दो द एंजाइम्स आर सिक्रेटेड, अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाता. या फिर आम बहुत पुराना अन्न जो है वही पचा हुआ नहीं होता, तो आम उत्पन्न हो जाता है उससे, और आम उत्पन्न हो जाने से भी तृप्तिग्न मतलब तृप्ति रोग उत्पन्न होता है. तो तृप्तिग्न द्रव्य क्या करता है? तृप्तिग्न द्रव्य जो है वो कफ और आम का नाश करने वाला होता है. कफ और आम का नाश करने वाला होता है. तो तृप्तिग्न द्रव्य में कौन कौन से द्रव्य आए? तृप्तिग्न द्रव्य में कटु आए, तिक्त आए, उष्ण आए. तो जो आम का नाश करने वाले, अग्नि का बल बढ़ाने वाले, क्षुधा लाने वाले, और पेट में आधमान को कम करने वाले, पेरिस्टालसिस को बढ़ाने वाले जितने भी द्रव्य हैं, ये सब तृप्तिग्न द्रव्य में आते हैं. तृप्तिग्न द्रव्य जो है ये हमने पहले जो पढ़ा हुआ है दीपनीय द्रव्य, मतलब पढ़ने वाले जो दीपनीय द्रव्य जो है उससे थोड़ा सा रिलेट होता है. जब हम दीपनीय द्रव्य देखेंगे तो फिर से इसका डिफरेंस देखेंगे. तो द वेज ऑफ एक्शन, प्रोबेबल वेज ऑफ एक्शन ऑफ तृप्तिग्न द्रव्य आर: एक, इट improves peristalsis. Second, it increases the secretion of digestive enzymes. Third, it helps digest food. Fourth, it serves as an appetizer. It serves as an appetizer. तो ये थोड़ा बहुत दीपनीय के साथ रिलेट होता है. इसमें आने वाले द्रव्य जो हैं वो नागर, चव्य चित्रक, विडंग, मुर्वा, गुड़ुची, वसा, वचा, मुस्ता, पिप्पली, पटोलान इति दशमानि तृप्तिग्नानि भवन्ति. नागर मतलब शुंठी, चव्य चित्रक मतलब चव्य चित्रक, विडंग मतलब विडंग, मुरवा मतलब मुरवा, वचा मुस्ता मतलब नागर मोथा, पिप्पली मतलब पिपली, पटोल मतलब परवल. परवल मतलब स्नेक गॉड जिसको बोलते हैं, लंबा एक ये आता है तो सब्जी आता है, तो परवल.
तो ये सभी जो द्रव्य हैं ये तृप्तिग्न है, कटु तिक्त कषाय रसात्मक है, उष्ण वीर्य है, इसीलिए तृप्ति को पर्याय से कफ और आम को कम करते हैं। तृप्तिग्न द्रव्य के बाद आता है अर्शोग्न। अर्शोग्न द्रव्य में क्या होता है? अर्श किस वजह से होता है? अर्श इज पाइल्स। तो अर्श दो प्रकार का होता है, या तो शुष्कार्श या तो स्रावी अर्श। अर्श जो है वो गुद भाग में होने वाली चीज है, गुद भाग में होने वाला रोग है। इसमें बेसिक चीज क्या होती है कि गुदवली मतलब द इंटरनल रेक्टल कैनाल, इसमें कोई भी कोई भी ब्लड वेसल जो है, मतलब बेसिकली वेन, ये फूल जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है। इन्फ्लेम होने की वजह से जब हम मल विसर्जन करने के बाद गुद मार्ग को धोते हैं, तो या तो वहां पर कोई इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर दिखता है, या लगता है हाथ को, दिखता तो नहीं है, लगता है हाथ को, या फिर मल विसर्जन करते समय उस ब्लड वेसल में से खून आना चालू हो जाता है। तो इसीलिए अर्श के दो प्रकार हैं, एक शुष्क अर्श जिसमें ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड है लेकिन फूटा हुआ नहीं है, और स्रावी अर्श। स्रावी अर्श का मतलब ब्लड वेसल फूटा है, और जैसे ही हम मल विसर्जन करने के लिए जोर लगाते हैं, द मोमेंट वी अप्लाई प्रेशर फॉर पासिंग स्टूल्स, ब्लड स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द रप्चर्ड वेसल। तो शुष्क और स्रावी अर्श में काम करता है अर्शोग्न द्रव्य। अग्निबल को बढ़ाता है। जब हम अर्श की चिकित्सा देखेंगे थर्ड ईयर में, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि अर्श का जो मूल कारण है वो अग्नि बल का नाश होना है। उसके बाद गुदवली में बल आता है। गुदवली मतलब द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द रेक्टम। तो अंदर वाली जो रेक्टल लाइनिंग है, वो रेक्टल लाइनिंग अगर बलवान होगी तो फूटने का चांस कम होगा, या फिर इन्फ्लेमेशन से बाहर आने का चांस कम होगा। तो गुदवली में बल आता है, साथ ही साथ गुदवली की सूजन कम करता है, या उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में आई हुई सूजन कम करता है। द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज, द इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज रिड्यूस्ड। तो अर्शोग्न द्रव्य कौन कौन से होंगे? अर्शोग्न द्रव्य वो होंगे जो कषाय रसात्मक है, क्योंकि कषाय रसात्मक, कषाय द्रव्य उत्कृष्ट स्तंभक है। उसके बाद अग्निबल बढ़ाने के लिए कटुतिक्त रसात्मक होंगे, बल देने के लिए मधुर रसात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे द्रव्य जो है ये अर्शोग्न द्रव्य होंगे। चरक ने इसमें से जो 10 द्रव्य बताए हैं वो है कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अतिविषा, अभया, धन्वायास, दारू हरिद्रा, बचा और चव्य। अब इसमें से हम नागर मतलब शुंठी, अभया मतलब हरड़ा हरितकी, और धन्वायास मतलब धमासा। तो इसमें से हम ज्यादा करके द्रव्य अगर देखें तो जैसे बिल्व है, या नागर है, चित्रक है, अतिविषा है, ये सब जो है ये अग्निबल सुधारने के लिए। उसके बाद अभया है, चौव्य है, धन्वायास है, दारू हरिद्रा है, ये इन्फ्लेमेशन कम करने का काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करने का काम करते हैं, और गुदवली को बल देने का भी काम करते हैं। तो इसीलिए इन द्रव्यों को उन्होंने अर्शोग्न द्रव्य में लिया है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि भले अर्शोग्न द्रव्य जो हैं, भले अर्शोग्न द्रव्य जो हैं ये थोड़े से ही है, बताए थोड़े से ही है, लेकिन इन द्रव्यों के साथ जो भी रस, वीर्य और विपाक, रस, वीर्य और विपाक जिनका सिमिलर है, ऐसे बहुत सारे द्रव्य आप अर्शोग्न द्रव्य करके यूज कर सकते हो। बहुत सारे द्रव्य जिनका रस, वीर्य, विपाक सेम है। ये तो इंडिकेटिव है। चरक ने पूरे संहिता में जो कुछ भी कहा है वो इंडिकेटिव है, मतलब ये चीजें आप यूज कर सकते हो, और ऐसे इनसे रिलेटेड या इनसे सेम रहने वाली अन्य भी चीजें आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कुष्ठग्न। अब कुष्ठ मतलब क्या? आयुर्वेद में सभी स्किन डिसीजेस को कुष्ठ टाइटल के अंडर क्लासिफाई किया है, सभी स्किन डिसीजेस को। तो कुष्ठग्न द्रव्य जो हैं वो स्किन डिसीज को दूर करने वाले होते हैं।
अब स्किन डिसीजेस किस किस वजह से होते हैं? स्किन डिसीजेस या तो व्रण के वजह से होते हैं, या तो स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो हो जाते हैं, या फिर स्किन में ऑयल कम हो जाएगा तो हो जाते हैं, स्किन के नीचे टॉक्सिन जमा हो जाएगा तो हो जाते हैं, स्किन पे एलर्जीज आ जाते मतलब आएगा तो स्किन डिसीज हो जाते हैं। उसके बाद स्किन टोन अगर मतलब स्किन टोन मतलब नीचे का जो कोलेजन है, वो कोलेजन अगर वीक हो जाए तो स्किन का टोन निकल जाता है, या फिर वाटर कंटेंट वीक हो जाए तो स्किन का टोन निकल जाता है, उसके वजह से हो सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्व एंडिंग्स जो हैं स्किन के, वो अगर विकृत हो जाएं तो हो जाते हैं। तो कुष्ठग्न द्रव्य बेसिकली कुष्ठ व्याधि का नाश करते हैं। जब कुष्ठ व्याधि का नाश करते हैं तो इन सभी चीजों पे वो काम करते हैं। वो व्रण रोपण का भी काम करते हैं। नर्व एंडिंग्स में अगर इरिटेशन है तो दाह या शैत्य लाने का काम करते हैं। अगर दाह हो रहा है तो शीत करेंगे, शीत हो रहा है तो दाह करेंगे। उसके बाद ऑयल रेगुलेशन करते हैं, या तो रुक्षता बढ़ाते हैं या स्निग्धता बढ़ाते हैं। उसके बाद जो मतलब स्किन का वर्ण है, उस वर्ण को भी प्राकृत करते हैं। तो प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शंस आर टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द स्किन, oil regulation in the skin, to improve circulation in the skin, to reduce allergic reaction in the skin, to improve the skin tone and the skin color, and to pacify the nerve endings of the skin. तो यहां भी जितने भी द्रव्य हैं, ये द्रव्य कैसे होंगे? ये द्रव्य वर्ण प्रसादक होंगे, व्रणरोपक होंगे। ये द्रव्य स्किन टोन को बढ़ाने वाले हैं, मतलब एस्ट्रिंजेंट होंगे, कषाय रसात्मक होंगे। उसके बाद ऑयल कम करने वाले हैं तो रुक्ष भी हो सकते हैं, ऑयल बढ़ाने वाले हैं तो स्निग्ध भी हो सकते हैं। तो ये इन द्रव्यों के गुण हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपको जब भी कोई भी महाकषाय शॉर्ट नोट के लिए आए, ये बड़े क्वेश्चन के लिए नहीं आने वाला, लेकिन अगर शॉर्ट नोट के लिए आए और आप अगर ये 4 पॉइंट्स लिखो, 4 पॉइंट्स लिखो, कौन कौन से? फर्स्ट इज द नेम ऑफ द ड्रग्स, सेकेंड इज द फंक्शन ऑफ द ड्रग्स, थर्ड इज द प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स, एंड फोर्थ इज द गुण रस वीर्य विपाक एंड गुण, कॉमन कॉमन रस वीर्य विपाक एंड गुण ऑफ द ड्रग्स। तो ऐसे अगर आप आंसर लिखो तो आपको 5 में से 4 मार्क तो 100% मिल जाएंगे, बिकॉज यू हैव रिटन इट इन अ वेरी नाइस वे, पॉइंट वाइज यू हैव थॉट ओवर द टॉपिक। तो कुष्ठग्न द्रव्य में क्या क्या आता है? खदीर, खदीर मतलब कत्था, जो हम पान में कत्था डाल के खाते हैं वो कत्था। खदीर, अभया, आमलक, हरिद्रा, अरुष्कर, सप्तपर्ण, आरगवत, करवी, विडंग और जाति प्रवाला। अभया मतलब हरित की, आमलक मतलब आमल की, हरिद्रा मतलब हल्दी, अरुष्कर मतलब भल्ला तक। अब भल्ला तक यहाँ ये उष्ण वीर्य है, वो शैत्य दूर करने का काम करता है। तो इसमें सिंपल सा चीज है, आमलक शीत वीर्य है, भल्ला तक उष्ण वीर्य है। तो उन्होंने पूरे कुष्ठ को कवर करने के लिए कुछ शीत ड्रग्स बताए, जैसे खदीर शीत वीर्य है, विडंग उष्ण वीर्य है। ठीक है, तो कुछ शीत वीर्यात्मक द्रव्य बताएं, कुछ उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य बताएं, कुछ कषाय रसात्मक द्रव्य बताएं, कुछ मधुर रसात्मक द्रव्य बताएं। उसके बाद कुछ शीत द्रव्य हैं, कुछ उष्ण द्रव्य हैं। तो उस हिसाब से पूरे कुष्ठ के मतलब सभी प्रकार के कुष्ठों को कवर करने के लिए, सभी प्रकार के कुष्ठों को कवर करने के लिए उन्होंने ये कुष्ठग्न गण में सब टाइप के द्रव्य डाले हैं। इन द्रव्यों से बाहर जाके भी आप अलग द्रव्य यूज कर सकते हो, जैसे चंदन, चंदन इज अ वेरी गुड शीत द्रव्य, स्निग्ध द्रव्य। तो चंदन कैन बी ऑल्सो यूज एज अ कुष्ठग्न। उसके बाद नागरमोथा, नागरमोथा ये स्निग्धता कम करने का काम करता है, तो दैट ऑल्सो कैन बी यूज एज अ कुष्ठग्न। लेकिन इन्होंने वर्णन करते वक्त इंडिकेटिव यूज किए हैं। लास्ट आता है कंडुग्न। अब कंडु किस वजह से होता है? कंडु या तो शरीर में रुक्षता बढ़ जाने की वजह से होता है। अभी यहाँ ठंडी चल रही है, तो ठंडी चल रही है तो सबकी स्किन ड्राई हो रही है, सबकी स्किन ड्राई हो रही है। तो जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में खुजली बहुत आती है। ठीक है, पढ़ाई करने की खुजली नहीं आती, लेकिन पढ़ाई में खुजली बहुत आती है। तो इसलिए खुजली कम करने वाला या कंडुग्न द्रव्य जो है वो रुक्षता को हटाता है, रुक्षता को हटाता है।
उसके बाद बहुत टाइम जब हम स्नान नहीं करते या दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं तब भी खुजली आती है। तो that is because the old cells of the skin have accumulated and have not fallen off। तो इस वजह से चर्म को मतलब स्किन को स्वच्छ करने का काम भी कंडुग्न द्रव्य करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नर्व एंडिंग में जो इरिटेशन है जिसकी वजह से खुजली आती है उसको कम करने का कोशिश करता है। तो द्रव्य कैसे होंगे? एक तो विशद करने वाले द्रव्य होंगे, साफ करने वाले द्रव्य होंगे। दूसरा शांत करने वाले, स्निग्धता युक्त, रुक्षता हटाता है तो स्निग्धता युक्त द्रव्य होगा। तो रुक्षता हटाता है तो स्निग्धता युक्त द्रव्य होगा, या फिर शांत करने वाले शीत गुण वाले द्रव्य ज्यादा होंगे। ठीक है। मोड ऑफ एक्शन, रिड्यूसेस इचिंग बाय पैसिफाइंग द नर्व एंडिंग्स, रिड्यूसेस ड्राइनेस एंड रिड्यूसेस स्किन इरिटेशन। सो दिस इज हाउ द कंडुग्न द्रव्य वर्क्स। अब इसमें उन्होंने क्या क्या दिया है देखो। चंदन, नलद, कृतमाल, नक्तमाल, निम्ब, कुटज, सर्षप, मधुक, दारुहरिद्रा और मुस्ता। अब चंदन शीतवीर्य है, नलद का मतलब जटामांसी, कृतमाल का मतलब आमलतास, आम्लवेतस, नक्तमाल का मतलब है करंज, सर्षप का मतलब है सरसों, यष्टि मधु का मतलब है मधुक का मतलब है यष्टि मधु। तो इसमें से हम कुछ द्रव्य देखते हैं, जैसे निम्ब और कुटज है तो ये विषदकर भी हैं, साथ ही साथ स्किन में अगर कोई ऊपर ही ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, आपको आपको नहीं, एक ही स्टूडेंट है तो हिमालय का नीम फेस वॉश, हिमालय का नीम फेस वॉश क्यों? बिकॉज इट सेज दैट इट रिड्यूसेस द इन्फेक्शन ओवर द स्किन। तो वैसे ही नीम है, चंदन, उसके बाद ये अमलतास, ये सब शीत द्रव्य है। सरसब ऑयली है, सरसों का तेल निकाला जाता है तो ड्राइनेस कम करने वाला है। मधुक क्या है? मधुक इज यष्टि मधु। इट हैज बीन प्रूव्ड दैट यष्टि मधु हैज अ लिटिल अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड, तो स्टेरॉइड विल पैसिफाई द नर्व एंडिंग्स, स्टेरॉइड विल पैसिफाई द नर्व एंडिंग्स। सिमिलरली मुस्ता, मुस्ता भी विषद है, चर्म को स्वच्छ करने का काम करेगा। कंडुग्न के बाद आता है कृमिघ्न। अब यहाँ पर एक ध्यान रखने की जरूरत है कि जब कृमिघ्न कहा गया है तो अनफॉर्चुनेटली बिकॉज देयर वर नो माइक्रोस्कोप्स एट दैट टाइम, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज देयर वर नो माइक्रोस्कोप्स एट दैट टाइम, तो कृमिघ्न में सिर्फ गोचर कृमि अपेक्षित है। गोचर कृमि मतलब जो आप थर्ड ईयर में शायद स्वस्थ वृत्त में सीखोगे, दैट इज हेलमिन्स, निमेटोड्स, मतलब फ्लैट वर्म्स, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स, ये जो दिखने वाले हैं, जो दिखने वाले कृमि हैं, या फिर मैगट्स, जो दिखने वाले कृमि हैं, उन दिखने वाली कृमियों को कम करने के लिए ये द्रव्य हैं। तो गोचर कृमि, दिखने वाली कृमि को कम करने के लिए कृमिघ्न महाकषाय बताया है। इसमें कृमि की जब चिकित्सा हम वापस से थर्ड ईयर में सीखेंगे तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। एक प्रकृति विघात, अपकर्षण और निदान परिवर्जन। अब यहाँ पर कृमि हो गए हैं तो निदान परिवर्जन का कोई यूज नहीं है, लेकिन प्रकृति विघात और अपकर्षण, ये दो चीजें जो हैं ये कृमिघ्न महाकषाय से अपेक्षित है। तो कृमिनाश कैसे होता है? कृमिनाश या तो प्रकृति विघात से होता है या तो अपकर्षण से होता है। अपकर्षण मतलब खींच के शरीर से बाहर निकालना, खींच के शरीर से बाहर निकालना। प्रकृति विघात मतलब नए कृमि पैदा ना हो ऐसी अवस्था उत्पन्न करना। तो मेरे हिसाब से प्रकृति विघात का मतलब है नॉट ओनली द गोचर थिंग्स हैव टू बी किल्ड बट ऑल्सो देयर एग्स एंड ओवा हैव टू बी किल्ड, क्योंकि एग्स और ओवा नहीं रहेंगे तभी तो नए कृमि नहीं बनेंगे। और अपकर्षण का मतलब है जो जहां है कृमि उनको अपने स्थान से बाहर निकालना। अब अपने स्थान से बाहर निकालना मतलब अगर सर में है या साइनस में बैठा है कृमि तो नाक से निकालना, अगर पेट में कृमि है तो वमन से या विरेचन से निकालना या गुद भाग से निकालना, अगर कोई जख्म में कृमि है तो उस जख्म से निकालना, दैट इज अपकर्षण। तो कृमिघ्न महाकषाय मोड ऑफ एक्शन, it either kills or paralyzes the worm, and this is the same mode of action how anti-helminthic or anti
worm medicines in allopathy works. They either kill or they paralyze the worm. तो वो यहाँ वहाँ इन सर्च ऑफ फूड नहीं जा सकता, वो बेचारा सूख के मर जाता है. तो किल्स और पैरालाइजेस द वर्म, ये कृमि नाश में आया. प्रकृति विभाग में आया किल्स एग एंड ओवा, किल्स एग्स एंड ओवा. और अपकर्षण में आया फोर्सेस द कृमि टू गो आउट ऑफ द बॉडी, फोर्सेस द कृमि टू गो आउट ऑफ द बॉडी. तो अगर आपने कृमिघ्न महाकषाय पिला दिया तो कृमिघ्न महाकषाय कहाँ से आ रहा है? पेट के रास्ते आ रहा है. तो जितने भी कृमि हैं वो दूसरे दिन सुबह वाली गाड़ी पकड़ के शरीर से बाहर. सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कृमिघ्न द्रव्य. अब कृमिघ्न द्रव्य में कैसे द्रव्य आएंगे? एक जो कृमिघ्न है, जिस मतलब जिनके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो कृमियों का नाश करे, तो ऐसे कृमिघ्न द्रव्य होंगे. दूसरा, उष्ण वीर्यात्मक होंगे, कटु रस वाले होंगे, क्योंकि कृमि ज्यादा करके कौन सा रस ये करते हैं? मधुर रस के भूखे रहते हैं बेचारे कृमि, मधुर रस के भूखे रहते हैं. इसीलिए तो कृमि होता है तब लोग बोलते हैं ना कि भाई आप ये मत खाओ, मीठा मत खाओ ज्यादा. तो ज्यादा करके मधुर रस या कार्बोहाइड्रेट्स के भूखे रहते हैं. तो इसीलिए मधुर रस के उलट उसके बाद उष्ण वीर्य और कटु तिक्त कषाय रस, कषाय नहीं लेकिन कटु तिक्त रसात्मक द्रव्य होते हैं जो कृमिघ्न होते हैं. चरक ने कृमिघ्न में कौन कौन से द्रव्य लिए हैं? अक्षीव, मरीच, गंडीर, केबुक, विडंग, निर्गुंडी, किणी, श्वदंष्ट्रा, वृषपर्णिका और आखुपर्णिका. खू नहीं है वो, यहाँ लाना भूल गया मैं. तो वृषपर्णिक, आखुपर्णिका, आखुपर्णिका नाम है उसका. तो अक्षीव मतलब सहीजन, ड्रमस्टिक. अक्षीव मतलब सहीजन, ड्रमस्टिक. लेकिन यहाँ ध्यान रखने की चीज ये है कि ड्रमस्टिक में कृमिघ्न जो चीज है वो सबसे ज्यादा उसके लीव्स में होती है, नॉट इन द स्टिक. तो अक्षीव, मरीच मतलब काली मरी, कंडीर, केबुक ये तो उसी नाम से जाने जाते हैं, विडंग उसी नाम से जाना जाता है, निर्गुंडी उसी नाम से जाना जाता है, किणी ही मतलब अपामार्ग. अपामार्ग तंडुली अध्याय में हमने अपामार्ग देखा था. तो किणी ही मतलब अपामार्ग. अपामार्ग उत्कृष्ट कृमिघ्न है. स्पेसिफिकली शिरोविरेचन द्रव्यों में सबसे अच्छा द्रव्य अपामार्ग माना जाता है. और नाक में, मुंह में आने वाले जो कृमि है उनको रोकने के लिए, दूर करने के लिए अपामार्ग का बहुत अच्छा यूज होता है. स्वदंष्ट्रा का मतलब गोक्षुर, वृषपर्णिका ही, और आखुपर्णिका मतलब मूषकपर्णी, मूषकपर्णी. मूषकपर्णी का और एक उपयोग है, मूषकपर्णी उत्कृष्ट व्रण रोपक भी है, व्रण रोपक भी है, व्रण को ठीक करने वाला. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूषकपर्णी उतने प्रमाण में नहीं मिलता जितना तेल बनाने के लिए चाहिए. मूषकपर्णी का सप्लाई इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड. तो दैट इज कृमिघ्न महाकषाय. कृमिघ्न के बाद लास्ट में आता है विषग्न महाविषय. विषग्न महाकषाय में गर्विष और दुषिविष मतलब इमीडिएट पॉइजन और लेटेंट पॉइजन, या फिर स्लो पॉइजन और एक्यूट पॉइजन, ये दोनों पॉइजन्स में चलने वाली चीजें हैं. विष को शरीर से निकालना और शरीर में विष का प्रभाव कम करना, ये विषग्न महाकषाय का बेसिक एम है. अब विष कहाँ है? विष शरीरगत कहीं भी हो सकता है. जैसे हमने खा लिया तो पेट में, लगा लिया तो चमड़ी पे, सांस मतलब इनहेल कर लिया तो लंग्स में, ठीक है, इंजेक्शन दे दिया तो वेन्स में. तो विष जो है वो अलग अलग शरीर के अलग अलग अवयवों में होता है. तो इसीलिए हर बार हम विष का हरण नहीं कर सकते, हर बार हम पूरी तरह से विष का हरण नहीं कर सकते. जैसे अगर किसी ने अभी बेगॉन स्प्रे पी लिया और उसको आधा घंटे में हम ले गए हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में उस विष का हरण पॉसिबल है. उसको स्टमक वॉश दिया जाता है, गैस्ट्रिक लवाज दिया जाता है, तो पॉसिबल है. लेकिन अगर कोई आर्सेनिक पॉइजन, स्लो पॉइजन, समझो अगर मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे रोज खाने में थोड़ा सा सांख्या या आर्सेनिक मिला के दे रहा है, तो दैट आर्सेनिक इज स्लोली गोइंग इन माय बॉडी एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय माय टिश्यूज. तो ऐसे टाइम पे विष का हरण पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी द टिश्यू लेवल एब्जॉर्प्शन हैज गॉन और हैज हैपेंड. तो इसीलिए विष हरण के साथ साथ विष का प्रभाव कम करना, विष का प्रभाव कम करना भी
विषग्न महाकषाय का काम है, और ये कहीं भी शरीरगत विष में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनहेल किया हुआ विष जो है उसका टिश्यू एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाता है। उसके बाद कौन सा होता है? खाया हुआ। उसके बाद कौन सा होता है? लगाया हुआ। और द फास्टेस्ट थिंग टू गेट टिश्यू एब्जॉर्ब इज इंजेक्टेड पॉइजन। इंजेक्टेड पॉइजन, ठीक है। तो what does a Vishagna modes of action of a Vishagna Mahakashaya are? Reduces the effect of poison, acts on both types of poisons, acute poison and latent poison. काम किस पे करता होगा? काम सिंपल सा चीज है, काम उस पे करता होगा कि जो बॉडी में टॉक्सिन रिमूवल का काम करते हैं, जो ऑर्गन्स बॉडी में टॉक्सिन रिमूवल का काम करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स पे वो काम करता है। जैसे किडनीज है, लिवर है और ब्लड है। तो किडनी, लिवर एंड ब्लड, इन तीन ऑर्गन्स पे काम करता है, उनका फंक्शनिंग बढ़ा देता है और डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करता है। साथ ही साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव इन आवर बॉडी इज द ब्लड ब्रेन बैरियर. The blood brain barrier is very important because whatever toxins are in the blood, they should never reach the brain, because the brain is the main part of the body. ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, गीता में लिखा हुआ है। तो ऊर्ध्व मूलम मतलब ब्रेन का जो मूल स्थान है, बॉडी का जो मूल स्थान है, दैट इज ब्रेन। तो ब्रेन हैज टू बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड. So Vishagna Dravya probably even may act on improving the blood-brain barrier so that things from the blood should not reach the brain. एक और चीज है इसमें कि कतक नाम का जो द्रव्य है, चरक ने स्पेसिफिकली बोला कि कतक नाम का जो द्रव्य है वो अगर पानी में डालेंगे तो इट ऑल्सो प्यूरिफाइज विषग्न वाटर. विष वाला वाटर जो है वो कतक पानी में डालेंगे तो प्यूरिफाई भी हो जाता है. तो अब विषग्न, इसमें चरक ने कौन कौन से द्रव्य लिए हैं? चरक ने लिया है हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुवहा, सुहा मतलब श्वेत निशोत्तर, सूक्ष्म एला मतलब छोटी इलायची, पालिंदी मतलब कृष्ण निशोत्तर, चंदन, कतक, शिरीष. शिरीष ये श्रेष्ठ विषग्न माना गया है. शिरीष द्रव्य श्रेष्ठ विषग्न माना गया है. और सिंधुवार, सिंधुवार मतलब निर्गुंडी. श्लेष्मातका इति दशमानी विषग्नानि भवन्ति. तो ये 10 द्रव्य चरक ने विषग्न महाकषाय में लिए हैं. इसके बाद आता है स्तन्य जनन, स्तन्य जोदन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन. तो स्तन्य जनन महाकषाय जो है वो स्तन्य का जनन करता है. स्तन्य का जनन करना मतलब क्या है? द क्वांटिटी ऑफ लैक्टेशन इज इंक्रीज्ड. Quantity of lactation is increased, which is a very common complaint after deliveries nowadays. कि बच्चा रोता रहता है, उतने प्रमाण में दूध नहीं आता, माता को दूध कम आता है. ठीक है. तो स्तन्य जनन महाकषाय जो है, ये स्तन्य जनन महाकषाय सबसे उत्कृष्ट द्रव्य है स्तन्य को बढ़ाने के लिए. स्तन्य जनन महाकषाय क्या करता है? स्तन्य की मात्रा को बढ़ाता है और जहां जहां जिस को भी दूध कम आता हो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है. सो हाउ स्तन्य जनन महाकषाय प्रोबेबली वर्क्स? इट वर्क्स ऑन द glands which produce milk. So it is lactation enhancing, stimulates the lactation glands. It may increase the blood supply to the breast, and it may also interfere, or it may also enhance the lactating hormone, the LH, the lactating hormone in the body, which is the sole reason, or which is the sole hormone which stimulates the lactating glands to secrete स्तन्य. तो इस स्तन्य जनन महाकषाय में कैसे द्रव्य आने चाहिए? स्तन्य जनन महाकषाय में सब लघु द्रव्य आने चाहिए. क्यों? क्योंकि गुरु होगा तो पचेगा ही नहीं, दूध भी गुरु होगा, दूध निकलने में तकलीफ होगी. तो जितने भी लघु द्रव्य हैं वो लघु द्रव्य स्तन्य जनन में है. जैसे वीरण, शालीषष्टिक, इक्षुवालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इतकट, कत्रुण मूल. तो अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे द्रव्य जो हैं वो घास फूस है. वीरण खस घास है. शालीषष्टिक षष्ठी चावल जो घास की तरह ही उगता है. इक्षुवालिका गन्ना विच इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ ग्रास. दर्भ, कुश, काश ये सब तृण है, ज्यादा करके यज्ञ में यूज करते हैं. तो जितने भी घास है वो ज्यादा
कर्तृण भी ऑल्सो इज अ टाइप ऑफ घास। तो जितने भी लघु द्रव्य हैं वो स्तन्य जनन कैटेगरी में आते हैं। और सिर्फ ये लघु ही नहीं है, ये दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस। These are different types of grasses. Classification is in the category or the species of grasses. स्तन्य जनन के बाद आता है स्तन्य शोधन। अब स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन में क्या फर्क है? स्तन्य जनन में स्तन्य बनता नहीं है, वेरे स्तन्य शोधन में या स्तन्य शोधन जिस महाकषाय में जिस व्याधि में देते हैं या जिस कंडीशन में देते हैं उसमें स्तन्य जो है वो स्तन से निकलता नहीं है। स्तन से मतलब इट डजंट ऊज आउट ऑफ द ब्रेस्ट। तो स्तन्य शोधन महाकषाय में स्तन्य की प्रवृत्ति बढ़ाना, द ऊजिंग आउट ऑफ द मिल्क आउट ऑफ द ब्रेस्ट इज एक्सपेक्टेड। तो हाउ इट माइट बी एक्टिंग, स्रोतोरोध, वहां अगर कोई स्रोतोरोध है, इन्फ्लेमेशन है या फिर अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन है तो उसको दूर करना। स्तन्य शुद्धि करना, स्तन शोधन मतलब स्तन्य की शुद्धि करने के लिए भी स्तन्य शोधन महाकषाय यूज होता है। स्तन्य शुद्धि मतलब क्या, अगर गुरु है किसी का स्तन्य, बच्चे को पच नहीं रहा है, गैसेस ज्यादा हो रहे हैं, बच्चा ज्यादा सोया सोया रहता है, तो उस स्तन्य की शुद्धि करने के लिए भी स्तन्य शोधन महाकषाय हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी किसी को अगर स्तन से स्तन्य बाहर नहीं निकले, इफ द मिल्क डजंट ऊज आउट, द फीमेल हैज अ लॉट ऑफ पेन। आज की तारीख में क्या करते हैं, आज की तारीख में वो मैन्युअल एक्सट्रैक्शन करते हैं, मैन्युअल एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो बट अगर ऐसा प्रकार का शूल है तो शूल को भी कम करने के लिए स्तन्य शोधन महाकषाय दे सकते हैं। सो व्हाट इट विल बी डूइंग, it will stimulate the milk flow, that means the contraction of the glands and the easy flow in the ducts. It cleans the lactation tract, all the lactating ducts which come and join towards the nipple. ये lactating tract जो है इसको clean करेगा, smooth करेगा, and it will make milk easier to digest for the child. It will make milk easier to digest for the child. तो अगर ऐसा है तो इसमें कैसे द्रव्य होंगे, सिंपल सा चीज है, इसमें स्रोतोरोध नाशक द्रव्य होंगे। ऐसे द्रव्य जो कटुतिक्त रसात्मक है, स्रोतोरोध नाशक है, उष्ण वीर्य है और मतलब स्तन्य को हल्का करना या पाचक द्रव्य भी होंगे। तो पाचक द्रव्य में मतलब ये सब गुण वाले द्रव्य चरक ने कौन से लिए हैं, पाठा, महौषध, सुरदारू, मुस्ता, मूर्वा, गुडूची, वत्सक फल, किराततिक्त, कटुरोहिणी, सारिवा इति दशमानि स्तन्य शोधनानि भवन्ति। तो महौषध मतलब शुंठी, सुरदारू मतलब देवदार, सुर मतलब देव, दारू मतलब दारू, तो सुरदारू मतलब देवदारू, मुस्ता नागरमुथा, मुरवा, गुडुची, वत्सक फल मतलब इंद्र यव, कुटज का बीज, किराततिक्त, कटुरोहिणी मतलब कुटकी, और सारिवा। अगर ये देखो तो इसमें कुछ शीत वीर्यात्मक द्रव्य भी हैं, क्योंकि अगर हमको लैक्टेशन ट्रैक्ट स्मूथ करना है तो उसमें कुछ शीत वीर्यात्मक द्रव्य, स्निग्ध द्रव्य भी देने एक्सपेक्टेड है। तो ज्यादा करके जो चीज है, वत्सक फल ये स्रोतोरोध नाशन है, महौषध पाचन है, स्रोतोरोध नाशक, देवदारू स्रोतोरोध नाशन है, मुस्ता जो है वो कफ नाशन है, आम पाचन है। तो ये सभी द्रव्य जो है ये स्तन्य शोधन गण में उन्होंने लिए हुए हैं। इसके बाद आता है शुक्र जनन। तो सेम जैसे स्तन्य जनन है वैसे ही शुक्र जनन है। शुक्र जनन मतलब शुक्र की क्वांटिटी को बढ़ाना, शुक्र की मात्रा को बढ़ाना। कि अगर संभोग के समय शुक्र कम आता हो या शुक्र नहीं आता हो तब शुक्र जनन महाकषाय देते हैं। सो दिस विल वर्क बोथ ऑन oligospermia. Oligospermia is when the sperm count is lesser, or azoospermia in which there are no viable active sperms. तो जैसे स्तन्य जनन का काम है सेम टू सेम शुक्र जनन का प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन है। वहां जो एक्शन था वो लैक्टेशन ग्लैंड्स पे था, यहाँ पर सेल्स ऑफ सर्टोली को स्टिमुलेट करना या सेल्स ऑफ सर्टोली में
जीवन शक्ति बढ़ाने का काम शुक्र जनन करता है। क्वांटिटी बढ़ जाती है, spermatogenic, that is more amount of sperms are produced in low number of time, works on azoospermia, oligospermia and टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्टिमुलेशन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रेगुलराइजेशन करने का भी काम शुक्र जनन महाकषाय करता है। तो शुक्र जनन महाकषाय में कौन कौन से द्रव्य लिए हैं? जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, मेधा, वृद्धरुआ, जटिला, कुलिंगा इति दशवानी शुक्र जननानि भवन्ति। हमने जीवक ऋषभक को जीवनीय महाकषाय में ऑलरेडी देख लिखा था। जीवक, ऋषभक, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी और मेधा, इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, या तो ये मिलते नहीं है या तो ये समझ में नहीं आते। तो इसीलिए इसके जगह पर हम शतावरी अश्वगंधा लेते हैं। शुक्र जनन में बहुत सारे द्रव्य आते हैं, तालीम खाना आता है, एला आती है, लेकिन इन्होंने ये 10 द्रव्य लिए हैं। वृद्धरुआ मतलब शतावरी और जटिला का मतलब है जटा माउसी। तो शुक्र जनन महाकषाय के बाद हम शुक्र शोधन महाकषाय देखते हैं। शुक्र शोधन महाकषाय का मतलब है जैसे स्तन्य शोधन था वैसे ही शुक्र शोधन महाकषाय, जैसे स्तन्य शोधन महाकषाय था, सिमिलरली इज द एक्शन ऑफ शुक्र शोधन महाकषाय, दैट इज शुक्र की शरीर से बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला। शुक्र की शरीर से बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला जो है दैट इज शुक्र शोधन महाकषाय। तो शुक्र की प्रवृत्ति बढ़ाता है। शुक्र नलिका में अगर कोई स्रोतोरोध है तो उसको दूर करता है। शुक्र के एक्यूमुलेशन से या शुक्र के विपरीत पैदा होने से अगर वृषणशूल है तो उसको दूर करेगा, और जैसे स्तन्य की शुद्धि होती थी वैसे ही शुक्र की शुद्धि करेगा। शुक्र में अगर कोई दोष है, गुरु दोष है या फिर वर्ण खराब है, तो उसकी शुद्धि करेगा। हाउ इट विल बी हैपनिंग? शुक्र शोधन, जैसे वहां पर लैक्टेशन ग्लैंड जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन ये कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर सेमाइनल डक्ट और वास डेफरेंस का contraction facilitate करेगा, which facilitates ejaculation in the male. It will clean the vas deferens, which is the main line to carry the sperms to the urethra, or it will also increase the quality of sperms by doing शुक्र शुद्धि। तो शुक्र शोधन महाकषाय में कौन कौन से द्रव्य लिए हैं? कुष्ठ, एलवालु, कटफल, समुद्रफेन, कदम्ब निर्यास, इक्षु, कांडेक्षु, इक्षुरक, वसुक, उशिराणीति दशमानि शुक्र शोधनानि भवन्ति। कटफल मतलब कायफल, कुष्ठ मतलब कुष्ठ, कुष्ठ ये प्लांट है, यहाँ पर कुष्ठग्न वाला कुष्ठ नहीं है, कुष्ठ इज द नेम ऑफ अ प्लांट। तो एलवालुक, कटफल मतलब कायफल, समुद्रफेन इज एन एनिमल ओरिजिन थिंग, कदम्ब निर्यास मतलब कदम्ब के झाड़ का जो निर्यास आता है, द थिंग विच ओजेस आउट फ्रॉम द कदम्ब प्लांट, इक्षु, कांडेक्षु, और ये दोनों छोटा गन्ना मोटा गन्ना। तो इक्षु रका मतलब तालीम खाना, तालीम खाना जो मैंने शुक्र जनन में भी बताया था। शुक्र जनन में शुक्र शोधन में तालीम खाना भी वर्णन है। और उशीर मतलब खस, उशीर मतलब खस। तो ये सब द्रव्य उन्होंने शुक्र शोधन महाकषाय में बताए हैं। इसके बाद हमारे 5 आते हैं, मतलब 6-4, 6-4, 7, 6-4, 6-4, 7-3। इसमें 7 वाले एस्पेक्ट पे हम आए हैं अभी। स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, अनुवासनोपग, आस्थापनोपग और शिरोविरेचनोपग। तो सबसे पहले हम स्नेहोपग देखते हैं। अब उपग का मतलब क्या है? उपग का मतलब है विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट विच विल इंक्रीज द प्रोसेस। मतलब सिर्फ स्नेहोपग द्रव्य दिया जाए तो स्नेहन ठीक तरह से नहीं होगा, लेकिन अगर स्निग्ध द्रव्य के साथ स्नेहोपग द्रव्य दिया जाए तो सिर्फ स्निग्ध द्रव्य, मतलब लेट मी एक्सप्लेन टू यू विद एन एग्जांपल। अगर हमने सिर्फ घृत दिया तो सिर्फ घृत तो स्नेहन द्रव्य है, सिर्फ घृत से अगर हमारा स्नेहन जो है वो 70% हो गया, तो उतने ही मात्रा में स्नेहन द्रव्य के साथ स्नेहोपग द्रव्य देने से हमारा जो स्नेहन है दैट विल रीच 90%। वी हैव नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ स्नेहन द्रव्य,
we have not increased the quantity of Snehan Dravya. We have just added a catalyst. We have just added a promoter. Catalyst से ज़्यादा अच्छा word promoter है. So we have just added a promoter, which is a snehopag, so that the level to which the snehan happens at a greater level. The amount of snehan which happens at a greater level. So similar is the logic which has to be applied for all other things. स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, अनुवासनोपग, आस्थापनोपग और शिरोविरेचनोपग, ये द्रव्य जो हैं, जो यहाँ वर्णन है, ये द्रव्य खुद पूर्ण रूप से या पूर्ण बल से वमन, विरेचन, अनुवासन करने में समर्थ नहीं होते. इसीलिए हमको अनुवास मतलब जो शोधन द्रव्य दिए हैं अपामार्ग तंडुली अध्याय में, उनका यूज करना पड़ता है. लेकिन उनके साथ अगर ये उपग द्रव्य भी दिए जाएं तो उनका जो कार्य है, अपामार्ग तंडुली अध्याय में जो द्रव्य बताए हैं, उनका कार्य बूस्ट हो जाता है. सो दिस कैन बी कॉल्ड एज बूस्टर्स और प्रमोटर्स. दिस कैन बी कॉल्ड एज बूस्टर्स और प्रमोटर्स. तो स्नेहोपग द्रव्य क्या करता है? शरीर में स्निग्धता बढ़ाता है, मार्दवता, कोमलता, सॉफ्टनेस, सपलनेस लाता है. ये स्नेहोपग द्रव्य का काम है. तो स्नेहोपग द्रव्य काम कैसे करेगा? प्रोबेबल मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ स्नेहोपग द्रव्य. First of all, it will increase intracellular secretion. It will increase the oleation, the amount of oil the body produces, both of which will function to increase the softness of the body. Both of which will function to increase the softness of the body. इसमें कौन से 10 द्रव्य दिए हैं? इसमें 10 द्रव्य दिए हैं मृद्विका, मधुका, मधुपर्णी, मेदा, विदारी. What we do is we complete Snehopag and then we will stop because this is only a 2-person Zoom meeting. इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है. मैं जिंदगी भर पढ़ा सकता हूँ और शिवानी तुम जिंदगी भर, विश्वानी तुम जिंदगी भर सुन सकती हो. सो बिकॉज इट इज ऑलरेडी 4:35, वी विल कंप्लीट स्नेहोपग एंड वी विल स्टॉप. तो मृद्विका, मधुका, मधुपर्णी, मेदा, विदारी, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती, शालपर्णी इति दशमानी स्नेहोपगानी भवंती. मृद्विका मतलब बड़ा किशमिश, जो बड़ा काला कलर का किशमिश आता है, दैट इज मृद्विका. मधु का मतलब यष्टि मधु, मधुपर्णी मतलब गुड़ुची. इसके साथ साथ आने वाले मेदा, विदारी, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक, जीवंती अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल और नॉट आइडेंटिफाइबल, और शालपर्णी, शालपर्णी. तो ये हो गया स्नेहोपग. नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ स्नेहोपग एंड वी विल कंटिन्यू विथ अदर महाकषाय. मेरे हिसाब से वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हाउ मच? 6464 7. 6464 is 20 and 7 is 27. So we have completed nearly half, and for the rest half we may require 2 more lectures to finish this chapter. Thank you so much for attending the lecture and have a very nice day. Attendance मैंने ले लिया है, don't worry.